Yes, good evening, good evening. तो ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का आज लास्ट पार्ट है भैया ना। आज यूनिट नंबर 2 तुम्हारी खत्म हो जाएगी। शुरू करें। NSAID बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। क्लियर? नॉन स्टेरॉयडल इंफ्लामेटरी ड्रग्स। आज के एग्जाम में सारे क्वेश्चन मैजिकल मॉडल पेपर के थे। कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है, मुझे भेज तो देना पेपर। तुम लोग पेपर भेज दिया करो कुल मिला के ना। मैजिकल मॉडल पेपर बेटा बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि मैक्सिमम बच्चों की मदद हो सके, है ना। चलो खैर आगे बढ़े। यस, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। क्लियर? चलो भाई, NSAID नॉन इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल। आवाज दबी दबी आ रही है क्या भाई? ब्रजमोहन को, बाकी किसी को भी आवाज दबी आ रही है? आवाज और किसी को दबी आ रही है क्या? बताओ भाई। रविंद्र राम, आवाज कैसी आ रही है? सही है? तो ब्रजमोहन अपना थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा। चलो भाई, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। नॉन स्टेरॉयडल से क्या मतलब है, क्या समझते हो? देखो सिंपल सी चीज है। नॉन इस रुस्तम बेटा, पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ी, अभी टॉपिक तो खत्म होने दो। मतलब हर टॉपिक का अलग अलग पीडीएफ थोड़ी रहेगा, एक साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन टॉपिक तो तुम्हारे खत्म होने दो, पहले यूनिट से थोड़ी मिल जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो। नॉन स्टेरॉयडल का मतलब होता है कि उस ड्रग में स्टेरॉयड रिंग नहीं है। मतलब इसको बोलते हैं स्टेरॉयड रिंग, इसको बोलते हैं स्टेरॉयड रिंग। तो यहां पर जो ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स पढ़ाई जाएंगी, उनमें से किसी में भी ये स्टेरॉयड रिंग नहीं रहेगी। यही एक वजह, इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टेरॉयडल। नाम नॉन स्टेरॉयडल क्यों है? क्योंकि इसमें स्टेरॉयड रिंग नहीं है, इनमें स्टेरॉयड रिंग नहीं है। फिर दूसरी बात, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इसको नॉन स्टेरॉयडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में स्टेरॉयड नहीं है भाई। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है इन्फ्लामेशन। क्या आता है? दूसरा पॉइंट आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में 5 सिम्टम। सबसे पहले इन्फ्लामेशन में रेडनेस आएगी। जहां पर भी देखोगे, जहां पर भी इन्फ्लामेशन होगा, सबसे पहले रेडनेस। ठीक है, रेडनेस के साथ साथ वहां पे दर्द का एहसास होगा, वहां पर स्वेलिंग होगी, वहां पर छू के देखोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। और ज्यादा इन्फ्लेमेशन है तो नॉन फंक्शन मींस कोई भी फंक्शन, मतलब वहां पे टच करने, जैसे कहीं पर मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी काट ले, बरैया काट ले, या खींच के झापड़ मार दो, या कोई डंडे से मार दे, कोई लाठी से मार दे, है ना, मींस इन्फ्लेमेशन हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया। तो देखते हो कि थप्पड़ मार दे तो गाल लाल हो जाता है ना, हो जाता कि नहीं हो जाता है? और तेज हो गया तो स्वेलिंग भी हो जाती है।
दर्द भी होने लगता है, और थप्पड़ मार के देखो अपने खुद, और फिर वहां को छू के देखो तो टेम्परेचर यानी वहां गरम गरम लगेगा। तो ज्यादा तेज मार दो तो स्वेलिंग में टच सेंसेशन भी कम हो जाता है। अभिषेक ठीक है बेटा, तुम कर जो रहे हो उसका कोई खास फायदा तुमको नहीं मिलेगा, बाकी कर लो, है ना, क्लियर है। तो इसको इन्फ्लेमेशन, तो देखो दो चीज हो गई, ड्रग का नाम क्या है, नॉन स्टेरॉइडल, मतलब उसमें एक चीज तो स्टेरॉइड रिंग नहीं है, और क्या बोलते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। देखो टॉपिक को समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूं। टॉपिक क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल इसलिए क्योंकि उसमें स्टेरॉइड रिंग नहीं है, एंटी इंफ्लामेटरी इसलिए कि वो इन्फ्लेमेशन को दूर करने का काम करते हैं। अब यहीं पर इन्फ्लेमेशन में ध्यान से देखो, दर्द अगर है तो दर्द के लिए क्या ड्रग दी जाती है, एनाल्जेसिक दी जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो क्या दी जाती है, एंटी पायरेटिक दी जाती है। बताओ भाई, दी जाती कि नहीं दी जाती है, भाई अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो एंटी पायरेटिक दी जाती है। अगर कहीं स्वेलिंग है तो कार्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है स्वेलिंग कम करने के लिए। बताओ भाई दिया जाता कि नहीं। अब ये सारे काम अकेले एक ड्रग करती है, कौन सी, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। ड्रग का नेचर नॉन स्टेरॉइडल। अभी टॉपिक का नाम NSAID क्यों पड़ा, समझ में आया कि नहीं, ये बताओ खाली, NSAID क्यों नाम पड़ा ये समझ में आया, उसका काम समझ में आया। यानी अगर हम NSAID दे दें तो किसी को दर्द हो रहा है तो दर्द में भी आराम मिलेगा, अगर उसके शरीर में पेन है कहीं, वो सॉरी, अगर कहीं बुखार है तो बुखार भी ठीक होगा, अगर कहीं स्वेलिंग है तो स्वेलिंग भी ठीक होगी। यानी तीन दवा, अलग अलग दवा देने से अच्छा एक NSAID दे दो, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। टॉपिक NSAID क्यों बोलते हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्यों बोलते हैं, क्या इनके काम है, क्लियर, चलो भाई ओके ठीक है। यानी ये दवाएं एंटीपायरेटिक की तरह, एनाल्जेसिक की तरह और कार्टिकोस्टेरॉइडल नेचर की तरह भी काम करती है। ओके बहुत बढ़िया भाई, इतनी चीज समझ में आ गई ना। ठीक, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या है, सूजन रोधी, ऐसी औषधियां जो दर्द निवारक, एनाल्जेसिक, ऐसी औषधियां जो बुखार कम करती हैं, एंटीपायरेटिक, सूजन घटाने वाली क्रिया करती हैं, इनको हम NSAID बोलते हैं। क्लियर, चलो भाई अब बात करते हैं काहे कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग होती है ना। ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर की चीज है जो बता रहा हूं, ये तुमको NSAID को समझने में मदद करेगा। कुछ चीजें हैं जो समझने के लिए जाननी जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत है। देखो होता क्या है बेसिकली, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काहे की होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। काहे की, फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की डबल मेम्ब्रेन होती है। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था ना, हाँ, तो वहां पे भी तो एंटी इंफ्लेमेटरी था। ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारी क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन। अब किसी को हमने खींच के थप्पड़ मार दिया, किसी को लाल चींटी ने काट लिया, किसी को बर्रैया ने काट लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, लाठी पड़ गई, किसी भी वजह से यहाँ के टिश्यू डैमेज हुए, और जैसे ही टिश्यू डैमेज होते हैं यहां से एक एंजाइम निकलता है, फॉस्फोलाइपेज। क्या निकलता है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम, फॉस्फोलाइपेज A2 बोलते हैं, जो रिलीज करता है एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड, ये क्या एक तरह से फैट है, लिपिड है ये, है ना, एराकिडोनिक एसिड रिलीज करता है। अब एराकिडोनिक एसिड से ही यही प्रिकर्सर होता है किसका, COX-1 और COX-2 का।
कॉक्स 1 कॉक्स 2 वो रिसेप्टर हैं जो क्या करेंगे, जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर को रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। नाम याद रखना, ये इंफ्लेमेटरी वो मीडिएटर हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स माइक हिल रहा है क्या? आवाज साफ नहीं आ रही क्या भाई? आनंद ने भी यही शिकायत करी है, साजदा क्वेश्चन पेपर कैसे भेजू, पीडीएफ नहीं जा रहा है। साजदा बेटा पीडीएफ कहां पे भेजना है तुमको? 9450605229 ये मोबाइल नंबर है, इस पे भेजना है। आनंद को भी माइक का इश्यू आ रहा है, अभिषेक, सूरज, मानवेंद्र, गौरव, पूजा, किसी और को भी आवाज का इश्यू है क्या? या आवाज गड़बड़ होती है क्या? माइक तो यार ऐसा लगाया है कि नहीं हिल रहा है। सही है, ठीक है। एक बार हुआ था, चलो अब की बार देखते हैं, अब की दोबारा तो बताना मैं हिलता हूं तो। ओके ओके, चलो ठीक है, अब की बार अगर ऐसा होता है तो फिर से बताना। अब क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है साजदा, तो इस पे बेटा, इस पे पीडीएफ भेजनी है, ये नंबर है मेरा, और जिसके पास ये नंबर ना, वो नंबर भी नोट कर लो। अब ध्यान से समझो बात को। सेल मेम्ब्रेन यानी ऊपर की मेम्ब्रेन, कहीं पर भी ये काहे की बनी? फॉस्फोलिपिड की बनी है। यहां पे तेजी से मारेंगे तो क्या होगा? टिश्यू डैमेज होगा। जब टिश्यू डैमेज होगा तो यहां से निकलेगा फास्फोलाइपेज एंजाइम, वो क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा अरेकिडोनिक एसिड का, अरेकिडोनिक एसिड का सिक्रीशन करेगा, है ना। अरेकिडोनिक एसिड, ये दो रिसेप्टर होते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2, जिसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज। कॉक्स 1 कॉक्स 2, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 साइक्लोऑक्सीजिनेज 2, ये रिलीज करते हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो इंफ्लेमेटरी सिम्टम है ना, जो 5 सिम्टम बताए हमने, रेडनेस हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, टेम्परेचर हो गया, और नॉन फंक्शनिंग हो गई, ये जो 5 सिम्टम हैं, ये इसी की वजह से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज की वजह से। जहां भी टिश्यू डैमेज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको बोलते हैं इंफ्लेमेटरी मीडिएटर, वो रिलीज होता है। ठीक, वो रिलीज होता है। अब बात करते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। तो जो NSAID की ड्रग है, वो ड्रग हम दे देते हैं। तो NSAID भाई, तुम्हारी थप्पड़ पड़ा तो सेल मेम्ब्रेन तो टूटेगी ही, है ना। चोट लगी तो सेल मेम्ब्रेन तो टूटेगी, अरेकिडोनिक एसिड तो रिलीज होगा ही, लेकिन ये क्या करेगा? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 रिसेप्टर पे जाके NSAID ब्लॉक हो जाएगा। NSAID क्या करेगा? कॉक्स 1 और कॉक्स 2 रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक हो जाएगा, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, अपना काम नहीं करने देगा, जिससे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन नहीं होगा। और अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो जहां पे चोट लगी है वहां पे स्वेलिंग नहीं आएगी, वहां रेडनेस नहीं होगा, वहां पे दर्द नहीं होगा, वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वहां पे नॉन फंक्शनिंग जैसे फंक्शन नहीं होंगे। इसका मतलब इन्फ्लेमेशन के जो लक्षण होते हैं, वो कोई भी लक्षण वहां पे दिखाई नहीं देंगे। बताओ भाई, ये फंक्शनिंग समझ में आई कि NSAID ड्रग कैसे काम करती है? इन्फ्लेमेशन कैसे होता है भाई? सेल मेम्ब्रेन में चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुए, फास्फोलाइपेज एंजाइम निकला, इसने रिलीज किया अरेकिडोनिक एसिड। ठीक, अरेकिडोनिक एसिड अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है, कॉक्स 1 कॉक्स 2, ये रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम को बताता है। अब अगर हम NSAID ड्रग दे दें तो वो कॉक्स 1 कॉक्स 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, जिससे कॉक्स 1 कॉक्स 2 अपना इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज नहीं करने देता। जब इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन के सिस्टम जो फंक्शन 5 बताए, वो सिम्टम नहीं दिखेंगे। इट मींस इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इसीलिए इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, इसीलिए तो NSAID को क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। बताओ भाई, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक, चलो भाई, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। सिंपल सी चीज है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में एक तो होगा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स, देखो कॉक्स पे ही असर करेंगे, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, यानी ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों पे असर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर। ठीक है,
दूसरे आते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। ये जो होते हैं ये प्रेफरेंस देते हैं किसको, यानी ये कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों पे असर करते हैं, लेकिन ज्यादा असर कहां करेंगे, प्रेफरेंस देते हैं कॉक्स-2 को। फिर आता है सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। ये सेलेक्टिव कॉक्स-2 हैं जो सिर्फ कॉक्स-2 इनहिबिटर ही हैं, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 पे ही जाके काम करते हैं, ये 1 पे नहीं काम करते, 1 को नहीं ब्लॉक करते। उसके बाद एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज होती हैं कुछ ड्रग्स की, जिनकी जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी है वो कम है। कैटेगरी क्लियर है। नॉन सेलेक्टिव में कॉक्स इनहिबिटर, यानी ये नॉन सेलेक्टिव है, कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 यानी 1 और 2 है तो प्रेफरेंस किसको देंगे, कॉक्स-2 इनहिबिटर को। सेलेक्टिव कॉक्स-2 ये सिर्फ और सिर्फ कॉक्स-2 इनहिबिटर को ब्लॉक करेंगे। और कुछ ड्रग हैं जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देते हैं और बहुत पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है। ठीक, तो नॉन सेलेक्टिव में क्या क्या है, नॉन सेलेक्टिव में सैलिसिलेट हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फिनामेट हो गया, ऑक्सीकैम हो गया। कैसे याद रखोगे, सुपर पापा आए फोन उठाओ, सुपर पापा आए फोन उठाओ, सुपर सैलिसिलेट, पापा से प्रोपियोनिक एसिड, आए से एसिटिक एसिड, फोन से फिनामेट और आए से वो उठाओ से ऑक्सीकैम। सुपर पापा आए फोन उठाओ, सैलिसिलेट, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिनामेट और ऑक्सीकैम। सुपर पापा है फोन उठाओ। एसिटाइलेट आपको पता है, एस्प्रिन, एस्प्रिन याद रखो। प्रोपियोनिक एसिड में डाई आइब्यूप्रोफेन, ये फर्स्ट ईयर के सारी ड्रग्स फर्स्ट ईयर के हैं। आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सिकैम और कीटोप्रोफेन, ये सारी ड्रग्स फर्स्ट ईयर में थी। एसिटिक एसिड में एंडोमेथासिन, केटोरोलैक, ये भी ड्रग फर्स्ट ईयर में थी। मेफेनेमेट में मेफेनेमिक एसिड, ऑक्सीकैम में पैरोक्सिकैम, मेलॉक्सिकैम। ये बताओ ये सारी ड्रग फर्स्ट ईयर में थी कि नहीं थी। ठीक है, अगला है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2, यानी ये जब 1 और 2 होंगे तो ये जाके 2 पे जाके बाइंड हो जाएगा, यानी नई डिश आएगी। भाई सुपर पापा है फोन उठाओ, नई डिश आएगी। नई डिश आएगी मतलब न्यूमोस्लाइड, डाइक्लोफिनैक और एसाइक्लोफिनैक। नई डिश आएगी, न्यूमोस्लाइड, डाइक्लोफिनैक, एसाइक्लोफिनैक। मतलब सुपर पापा आए फोन उठाओ, क्यों फोन उठाओ, क्योंकि नई डिश आएगी, न्यूमोस्लाइड, डाइक्लोफिनैक, एसाइक्लोफिनैक। और कॉक्स-2 इनहिबिटर में जिसमें कॉक्सिब लगा है, सभी ड्रग्स में कॉक्सिब लगा है, यानी कूल एलिगेंट पीपल। साथ में कौन आएंगे, कूल एलिगेंट पीपल, यानी सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरेकॉक्सिब, कॉक्सिब कैटेगरी के ड्रग हैं। कुछ ड्रग हैं जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्टिविटी देती हैं, लेकिन इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी कम होती है। ये क्या है, ये पेन रिलेटेड मेडिसिन है। कैसी है, पेन मेडिसिन है। पेन मेडिसिन, पेन मतलब पैरासिटामोल और मेडिसिन मतलब मेटामीजोल। मेटामीजोल, पेन मतलब पैरासिटामोल और मेडिसिन मतलब मेटामीजोल। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन याद कर सकते हो। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एनएसएआईडी की। बताओ भाई, क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा इस तरीके से। सुपर पापा आए फोन उठाओ, नई डिश आएगी, और लोग कैसे हैं, कूल एलिगेंट पीपल हैं, वो क्या करते हैं, पेन मेडिसिन, पेन मेडिसिन। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से और बना लेना और अच्छे अच्छे। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भाई एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक कैसे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर देते हैं। एनाल्जेसिक एक्टिविटी कैसे है, एनाल्जेसिक कहाँ कहाँ, किसी को सर दर्द है, दांत दर्द है, मसल पेन है, आर्थराइटिस है, कहीं पर भी है तो पेन के सेंसेशन को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं, अभी हमने एक्टिविटी बताई, प्रोस्टाग्लैंडिन को किडनैप कर लेंगे, रिलीज नहीं होने देंगे। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी यानी बुखार को भी कम कर देते हैं। लोअर द भाई बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यहां पर भी वो प्रोस्टाग्लैंडिन को हाईजैक कर लेते हैं, तापमान को सामान्य। एंटी इंफ्लेमेटरी यानी सूजन को घटाने वाले, रेडनेस को कम कर देंगे, स्वेलिंग को कम कर देंगे, हीट, पेन, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कैसे, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे नहीं पहुंचने दिया जाएगा। एंटी प्लेटलेट और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट, यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एक जगह जुड़ के क्लॉट नहीं बना पाती हैं। भाई प्लेटलेट का एग्रीगेशन मतलब क्लॉट बनाना। ठीक है, ठीक है, इनहिबिट करने वाली कुछ एनएसएआईडी जैसे कि एस्प्रिन। एस्प्रिन को एंटी प्लेटलेट भी बोलते हैं। एंटी प्लेटलेट बोले तो जो ब्लड क्लॉट ना बनने दें, इसी को हम एस्प्रिन को ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं। एस्प्रिन ज्यादा लेने से ब्लड पतला हो जाता है।
इसीलिए जिन लोगों को डायबिटीज की गोलियां चलती हैं, डॉक्टर कभी कभी उनको ब्लड थिनर यानी एस्प्रिन लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि डायबिटीज क्या करता है, वो ब्लड को गाढ़ा कर देता है, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट अटैक होने का खतरा है, इसीलिए ब्लड थिनर दिया जाता है ना, तो एस्प्रिन। ठीक है। इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये क्या करते हैं भाई, ब्लड क्लॉट बनने नहीं देते हैं। और क्या काम करते हैं भाई, एंटी इंफ्लेमेटरी हो गया, है ना। यूरिकोस यूरिक इफेक्ट, यूरिकोस यूरिक इफेक्ट बेसिकली ये किस दवा के लिए है, ये सैलिसिलेट के लिए है। ये इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, यूरिकोस यूरिक इफेक्ट बोलते हैं। इंडिविजुअली भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट ऑन द यूरिक एक्सक्रीशन, ये डोज डिपेंडेंट होता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कितना होगा, ये डोज डिपेंडेंट है। किसकी डोज, सैलिसिलेट की डोज। और सैलिसिलेट कहां पे आता है, सैलिसिलेट तुम्हारा ध्यान से देखो, ये है सैलिसिलेट, यानी एस्प्रिन के बारे में बात की जा रही है ना, एस्प्रिन के बारे में। तो यूरिकोस में अगर लो डोज है, यानी 3 ग्राम एक दिन में 3 ग्राम से कम दवा ली जा रही है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन यूरिक एसिड का, जो तुम्हारा नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन में ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से जब सिक्रीशन कम होगा तो ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा होगा। उस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। इस कंडीशन को बताओ भाई, हाइपर यूरिसीमिया, क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर। हाइपर भाई, अगर लो डोज लिया हमने किसकी, सैलिसिलेट की, तो जो नेफ्रॉन होता है भाई, तुमने देखा ये बोमेन कैप्सूल हो गया, है ना, ये तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, ये तुम्हारा डीसीटी, ये तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो यहां से 100% फिल्टर होता है, 67% लगभग ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ट्यूब्यूल से सिक्रीशन होगा, और सिक्रीशन होगा तो फिल्टर होके यूरिन में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर डोज कम है तो सिक्रीशन कम हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन कम अगर होगा तो यानी यूरिन में कम जाएगा, तो कहाँ है, ब्लड में ज्यादा बढ़ रहा है, ब्लड में ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अगर डोज ज्यादा हो गई 5 ग्राम पर डे से, तो इनहिबिट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, अब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी अब यूरिक एसिड यूरिन में ज्यादा जाएगा, यानी इंक्रीज द यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, इसी को बोलते हैं यूरिकोस यूरिक इफेक्ट। यूरिकोस यूरिक इफेक्ट यानी यूरिन के साथ बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगा। बताओ भाई, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर डोज कम है, सैलिसिलेट की डोज कम है, तो यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा होगा, जिसको हम हाइपर यूरिसेमिया बोलेंगे। और अगर सैलिसिलेट की डोज ज्यादा है तो ट्यूबुलर सिक्रीशन रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन में ज्यादा होगा, है ना। इसी कंडीशन को हम यूरिकोस यूरिक इफेक्ट बोलते हैं, हाई डोज ऑफ सैलिसिलेट। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है ना, तो यह ध्यान रखना। छोटी खुराक यानी छोटी खुराक होगी तो यूरिक एसिड रुकेगा, तो कहां जाएगा, ब्लड में। अगर खुराक ज्यादा होगी तो यूरिक एसिड बॉडी से बाहर जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब डोज की बात करें, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 0.3 से 1 ग्राम पर डे। एस्प्रिन की टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से सेम है। सोडियम सैलिसिलेट 0.6 से 2 ग्राम या 5 से 10 ग्राम डेली पेशेंट के हिसाब से। मेथाइल सैलिसिलेट का टॉपिकल यूज होता है। कब ये दवा दे सकते हैं ना, NSAID कब दे सकते हैं भाई, NSAID किसी को दर्द ज्यादा है यानी पेन मैनेजमेंट के लिए दे सकते हो। कहीं इन्फ्लेमेशन किसी को है, इन्फ्लेमेशन कैसे पता चलेगा, किसी टर्म के आगे अगर आइटिस लग जाए, कोई भी टर्म हो उसके आगे आइटिस लग जाए तो समझ लो इन्फ्लेमेशन है। जैसे ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिउमेटॉइड आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस, बर्सराइटिस, राइट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिउमेटॉइटिस, है ना। तो कहीं पर भी अगर आइटिस लग गया, इट मींस यहाँ इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए, अगर बुखार है, फीवर है, फीवर को एंटीपायरेटिक एक्टिविटी होती है। अगर ऑपरेशन के बाद दर्द हो रहा है तो पेन के लिए एनाल्जेसिक, कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन, हृदय की सुरक्षा के लिए
लो डोज एस्प्रिन की देते हैं क्योंकि ब्लड थिनर है। हार्ट अटैक के ज्यादातर केसेस में पेशेंट का अगर खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो अगर गाढ़ी चीज है तो उसको फ्लो करने में, भाई पानी को बहाओगे पाइप में तो बह जाएगा आराम से, लेकिन शहद को बहाओगे तो बड़ी मुश्किल से बहेगा, फ्लो दिक्कत होगी कि नहीं। उसी तरीके से अगर खून ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड वेसल में फ्लो होने में दिक्कत होती है। डायबिटीज पेशेंट को हार्ट अटैक ज्यादातर इसीलिए आते हैं। ज्यादातर केस में डायबिटिक पेशेंट शुगर से नहीं, या तो ब्रेन हेमरेज की दिक्कत होती है या फिर हार्ट अटैक, ये दो समस्याएं सबसे ज्यादा हैं, है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए भी एस्प्रिन यानी NSAID का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड थिनर के रूप में, जिससे हार्ट में ब्लड आराम से पंप हो सके और पहुंच सके। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं दे सकते? किसी को अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हैं तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि NSAID ज्यादा दोगे तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, और किसी को पेप्टिक अल्सर पहले से है तो दवा नहीं दे सकते। ठीक। रेनल इंपेयरमेंट, किडनी किसी की खराब है, क्योंकि किडनी अगर खराब है तो ये बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा। कौन? NSAID, जिससे बॉडी के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन जैसी समस्या अगर हिस्ट्री में पहले हार्ट फेल्योर, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज वगैरह अगर दी गई है, मतलब ऐसा हुआ है, तो NSAID नहीं देते, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है यानी पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है NSAID ड्रग का, उस कंडीशन में भी ये दवा नहीं देते। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी ये दवा हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? खासकर स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी 6 से 9 महीने के अंदर, जब भाई बच्चा माँ के 6 से 9 महीने में हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम NSAID ड्रग नहीं देते। अगर दे दिया तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? सबसे बड़ी समस्या होती है में प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टेरियोसस, जिसकी वजह से फिर गर्भावस्था के तीसरी अवस्था में बच्चे में भाई बहुत सारी जटिलताएं आएंगी। डक्टस आर्टेरियोसस बेसिकली क्या होता है? किसी ने सुना है इसको? डक्टस आर्टेरियोसस सुना है नाम? क्या बताओ, एनीबडी? किसी ने डक्टस आर्टेरियोसस नाम सुना है क्या? बताना भाई अगर सुना है तो। अगर HAP हमसे पढ़े हो फर्स्ट ईयर में तो 100% सुना होगा। नहीं सुना तो फर्स्ट ईयर में HAP हमसे नहीं पढ़ा तुम लोगों ने फिर, है ना। अब ध्यान से देखो, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो उसके लंग्स काम नहीं करते, उसके लंग्स काम नहीं करते, है ना। लंग्स सबसे पहली बार जब बच्चे की डिलीवरी होती है, जब बच्चा माँ के पेट के बाहर आता है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसके लंग्स पहली बार काम करते हैं। इसीलिए बच्चा रोता है, अचानक से सांस आ गई, अचानक से कुछ ऐसा हुआ, और नहीं रोता तो रुलाया जाता है जिससे लंग्स स्ट्रांग हो। कहते हैं छोटे बच्चे जितना ज्यादा रोएंगे उतना ज्यादा उनके लंग्स स्ट्रांग हो, इसलिए उनको रुलाया जाता है। तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है? देखो भाई, इस तरफ क्या रहता है? इम्प्योर ब्लड रहता है ना, और इस तरफ क्या रहता है? प्योर ब्लड रहता है। लेकिन छोटे बच्चों में प्योर इम्प्योर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको सारा ब्लड कहां से मिलता है? माँ के पेट से मिलता है, मीन्स अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू मिलता है, और कुछ उसका शरीर खुद बनाने की प्रयास करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो दोनों एट्रिया लेफ्ट, ये क्या है भाई? ये तुम्हारा राइट एट्रिया है, ये तुम्हारा लेफ्ट एट्रिया है। राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड की मिक्सिंग होती है। क्या होती है? ब्लड की मिक्सिंग। तो यहाँ पर एक छेद होता है, इसी को बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। सीधा यहां से ब्लड कहां चला जाता है? यहां से यूजुअली ब्लड जाता था लंग्स में, तो ना जाके यहां से ब्लड सीधा एओर्टा में चला जाता है, इसी के थ्रू बॉडी से एओर्टा में चला जाता है। कई बार सुना होगा कि बच्चे के दिल में छेद रह गया है ना, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, दिल में छेद होता है ना कई बार। तो यूजुअली प्री मैच्योर कंडीशन में ये छेद रह जाता है या जल्दी कवर हो गया, है ना। तो ये वही है डक्टस आर्टेरियोसस, वही दिल का छेद है। ठीक। तो कई बार बच्चा डिलीवरी के बाद दिल का छेद नहीं बंद हो पाता, उसकी वजह से प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग, भाई अब तो माँ के पेट से शुद्ध ब्लड नहीं मिल रहा, तो प्योर इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग होने लगती है, जिससे बॉडी में तरह तरह की समस्याएं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो जाता है, ये सब जितने लोग हैं सबके शरीर में होता है ना।
जब बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो ब्लड की मिक्सिंग इसी से होती है, लेकिन डिलीवरी के टाइम तक ये अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक, जब प्री मैच्योर क्लोजर होता है तो प्रॉब्लम्स डिलीवरी के टाइम पे बढ़ जाती हैं, इसी को डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। ठीक है, इसमें एनएसआईडी के कुछ क्वेश्चंस है। कल लोकल एनेस्थेटिक के क्वेश्चंस किए थे तुम लोगों ने, लोकल एनेस्थेटिक के क्वेश्चन किए थे। आज एनएसआईडी के इसमें कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन मैंने जैसे लोकल एनेस्थेटिक के करवाए वैसे एनएसआईडी में। अब होगा क्या, पहले तुमको क्वेश्चन नहीं करने हैं, पहले तुमको मॉर्निंग में वीडियो देखना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है। राइट, मींस जो भी टॉपिक में कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद तुम इसके क्वेश्चन करोगे, उसके बाद क्वेश्चन करोगे, फिर तुमको समझ में आएगा कि तुमको कितनी याद। भाई अभी मैं करवाऊंगा 2 मिनट में हो जाएगा, सब कर लोगे, क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। लेकिन टॉपिक पढ़ो और फिर एमसीक्यू लगाओ, देखो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस तरह से तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और जहां पे फंस जाओ वापस से वीडियो प्ले करके देख लो, इससे तुमको पढ़ने का तरीका पता चलेगा, लॉजिक पता चलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो। कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट के साथ। ओके, बाय बाय। ठीक है आनंदा, एक बार चेक कर लूंगा बेटा, है ना।